हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञानेंद्र मैथ्स में। माई सेल्फ ज्ञानेंद्र। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय मैथ के मिसलेनियस की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। चूँकि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों का कुछ तो बेनिफिट होना ही चाहिए। तो आपने देखा होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस के बीच में हम आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलते थे। तो आज देखते हैं, आज मिसलेनियस क्वेश्चन बाद में, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा है और उस पर क्वेश्चंस पूछे भी बहुत जाते हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले चूँकि ट्रिग्नोमेट्री से है तो देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट नोट करवा रहे हैं, उनको आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पे नोट कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट पहला है, एक चीज़ यहाँ पर एक कंडीशन नोट कर लीजिएगा, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो, ठीक है, इस कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिएगा क्या होने वाला है, साइन a इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1, या फिर साइन a बराबर कॉस b। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कॉस a इंटू कॉसेक b इज इक्वल टू 1, या फिर सेक a इज इक्वल टू कॉसेक b, ठीक है। तीसरा है tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, या फिर tan a इज इक्वल टू कॉट b, ठीक है। चौथा है कॉट a इंटू कॉट b इज इक्वल टू 1। पांचवा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b है, ये ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू 1। और छठा है कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। देखिए ये 6 कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप कहें तो हम एक आपको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देख लीजिएगा, पहले नंबर वाले का, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपको सवाल लगाना है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है तो आप जानते हैं b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है साइन a इंटू सेक b लिखा है, हम क्या कर दें, सेक इसको 90 माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब हो जाएगा कॉसेक a। और कॉसेक a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन a, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गई। ऐसे सारे आप प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे सवाल आप लोगों से कैसे पूछा जाता है एसएससी में, देखिएगा बहुत ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। वहाँ पर सवाल को देखते ही पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत आसानी से आप लोग सवाल को कर ले जाएंगे। तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिखे रहने देते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे लिखना है साइड में, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन 25 इंटू सेक 65 का मान बताएं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है साइन a इंटू सेक b इज इक्वल टू 1, तो आप, और एक कंडीशन और है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी आंसर बनाएगा। तो देखिए a क्या है यहाँ पर 25 और b क्या है 65। आप ऐड करके देखिए 25 प्लस 65 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बस हो गया, लग गया सवाल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, tan 23 इंटू tan 67 का मान बताएं। कौन सी कंडीशन देखना है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देखना है। देखिए 23 प्लस 67 ऐड किया, क्या 90 हो रहा है?
हाँ हो रहा है, और जब 90 हो रहा है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। बस यही इसका आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है tan डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 80 डिग्री का मान बताएं। देखिए वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ऐड करके देख लीजिए। जैसे tan 10 और tan 80 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और tan 25 और tan 65 को, या 25 और 65 को ऐड करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 1 × 1 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। बस हो गया, समझ में आ गया होगा। आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin 3x - 6 इज इक्वल टू cos 6x - 3, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें a + b वाली कंडीशन की बात ही नहीं है। नहीं, बात तो है। देखिए ऐसे लगेगा ये। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, sin a = cos b, sin a = cos b। ठीक है, ये वाली कंडीशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई, sin a = cos b। ऐसा कब होता है, जब a + b = क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा तब होता है जब a + b = क्या होता है, 90। इन्होंने सवाल को पलट के दे दिया कि इन्होंने बराबर दे दिया है अब x की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है जब sin a = cos b है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो है, मतलब 3x - 6 + 6x - 3 = क्या होगा, 90 होगा। तभी तो ये कंडीशन बनी है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3x और 6x कितना हो गया, 9x हो गया। ये आपका हो गया, माइनस का 9 उधर जाएगा, 99 हो गया। और डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए भी देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan 2θ × tan 3θ = 1, तो थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन पलट के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये कहाँ चला गया, ये है tan a × tan b = 1 कब होता है, जब a + b = 90 डिग्री होता है। तो 1 कब होता है, जब इन दोनों का सम 90 के इक्वल होता है। ये हो गया 5θ = 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी आप लोगों से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cot 2θ cot 3θ = 1, तो sin 5θ/2 × cos 5θ/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। cot θ 3θ, cot a cot b = 1 कब होता है, जब इन दोनों का सम, मतलब a + b का सम 90 के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाए, 2θ + 3θ = 90। सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 5 × 18/2 × cos 5 × 18/2। 2 9 = 18, 2 9 = 18। ये हो गया sin 45 और ये हो गया cos 45।
साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया। यही इसका क्या है? आंसर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोगों को बताना है। और स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना है, अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करवाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को खुद से करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा। इफ साइन x + 4 डिग्री इंटू साइन सेक x - 4 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो tan 2x/3 की वैल्यू बताएं। अब आप लोग जानते हैं ये 1 कब होता है? जब a + b = 90 होता है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब आप लोगों के लिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, देखते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन क्या हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दें। हटाते हैं इसको। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पहले ही हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कोई भी मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, बिंदु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है -6,3 और बिंदु 2,7 के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रहने वाली किसी रेखा की ढाल क्या होगी? किसी रेखा की ढाल क्या होगी? ऑप्शन है -2, 2, ठीक है, 1/2 और चौथा ऑप्शन है -1/2। ठीक है, कैसे लगाएंगे? अच्छा देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में ऐसे सवाल आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे 2 पॉइंट दिए हैं, एक हम मान लें -6,3 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? b मान लीजिए 2,7। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, सबसे पहले रेखा AB की प्रवणता निकालते हैं हम लोग। पढ़ा होगा आप लोगों ने रेखा AB की प्रवणता। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। ठीक है, रेखा AB की प्रवणता m1 की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या होता है फार्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 - 3 और 2 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये m1 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रहने वाली किसी रेखा की ढाल, इसको फाइंड आउट करना है। तो लंबवत के लिए रेखा AB के लंबवत प्रवणता क्या होती है? रेखा की प्रवणता, ठीक है, m2 है। और इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, m1 × m2 = -1। m1 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। m2 हमको फाइंड आउट करना है, बराबर -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। और यही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर A सही होने वाला है। दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है? हम क्वेश्चन लिख दें, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करना है और पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे जब नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए।
उस चाप की लंबाई उस चाप की लंबाई क्या होगी, उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो और वृत्त की त्रिज्या मतलब r बराबर 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्या पूछा है? चाप की लंबाई पूछा है, मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, और चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है। अगर हम इसको फिगर बना करके समझें, फिगर बना करके ऐसे ही तो फिगर बनेगा, ओ ए बी, केंद्रीय कोण कितना है 30 डिग्री है, और त्रिज्या कितनी है 21 है, और चाप की लंबाई मतलब ये ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। चाप की लंबाई मतलब ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा मिलेगा, परिधि क्या होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 2 से जब डिवाइड कर देते तो 180 बन जाता है। तो 2 पाई आर थीटा बटे 360, और पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7, आर की वैल्यू है 21 और थीटा की वैल्यू है 30, और बटे में 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 क्या आ गया 11 आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, इसकी चाप की लंबाई हो गई। ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। और कभी कभी त्रिज्य खंड की पूछ लेता है। त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होती है? ये होती है पूरी, ये चीज जब पूछता है त्रिज्य खंड की लंबाई, तो इसके लिए फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसको हटाए दे रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। तो त्रिज्य खंड के लिए देख लीजिएगा, त्रिज्य खंड की लंबाई के लिए होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और जब चाप की लंबाई पूछेगा तो वही 2 पाई आर थीटा बटे 360, और 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 180 बन जाता है। समझ गए होंगे? ठीक है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे पहले बोला कि वीडियो को शेयर करना है, और फिर क्या बोला कि आपको पहले वीडियो स्टॉप करना है और पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, हटाते हैं इसको। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं हम, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल, कल बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कल हमने सारे फार्मूले लिखवाए थे, इसका पार्ट 2 मिसलेनियस पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा, उसमें बहुभुज से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले लिखवा दिए उसी में से। अब देखिए, हमने एक फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को। अच्छा, पहले ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है 36, 20, 18 और 27, ये ऑप्शन है। अब हमने एक फार्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। और भुजाओं की संख्या क्या? भुजाओं की संख्या मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, n मान लें, बहुभुज की भुजाओं की संख्या को n मान लें हम लोग। ठीक है, तो देखिए, अंतः बाह्य कोण 180 और अंतः कोण 170 क्वेश्चन में गिवन है, और बाह्य बराबर हो जाएगा 180, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा 10 डिग्री। लेकिन भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले आपने बाह्य कोण निकाल लिया है, तो बाह्य कोण बराबर आपने पढ़ा था, फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n, और जहां n क्या है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। बाह्य कोण है 10 बराबर
360 बटे n, 0 से 0 कैंसिल आउट, n बराबर क्या आ गया 36 आ गया। मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 36 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होने वाला है? हाँ, नंबर सिस्टम से अगला क्वेश्चन आसान है, देखते हैं। नंबर सिस्टम कर लीजिए, या बैंक वालों के लिए क्रमचय संचय एक चैप्टर है। ठीक है, पढ़ा देंगे आप लोगों को। देखते हैं, एक फुटबॉल टूर्नामेंट, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 50 टीमें हैं। प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है, ठीक एक बार खेलती है। कितने मैच आयोजित होंगे? मतलब मैचों की संख्या बतानी है, मैचों की संख्या बतानी है कि कितने मैच आयोजित होंगे। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 1025, दूसरा है 1225, तीसरा ऑप्शन है 1026 और चौथा ऑप्शन है 1226। ठीक है, अब कितनी टीमें हैं टूर्नामेंट में? 50 टीमें हैं, n बराबर 50। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा कि जब पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हर एक आदमी से एक बार हाथ मिलाता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला लगता है नंबर ऑफ मैच, फुटबॉल मैच इज इक्वल टू n-1 अपॉन में 2। तो ये है 50 और 50 माइनस 1 49 बटे 2, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 25, और 25 गुणे 49 कितना होता है 1225। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है, ये इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। एक और मिसलेनियस क्वेश्चन हमारे पास है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं वो पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आप लोग सॉल्व कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे फिर कोई बात भी नहीं। ठीक है, तैयारी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और क्या, हिंट देने के बाद भी ना सॉल्व कर पाओ तो फिर काहे की कंपटीशन की तैयारी है, लल्ला थोड़ी ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नाराज मत होइएगा। एक समद्विबाहु समलंब के, एक समद्विबाहु समलंब के आधार का कोण, आधार का कोण 45 डिग्री है यदि छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाएं, यदि छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, तो उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है 100√2 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन है 50√2 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है
100√2 प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाना सुनाई पड़ रहा कि नहीं? नहीं, चलो ठीक। 50√2 प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन है। इस सवाल को लगाना कैसे है मैं हिंट दूंगा, मैंने पहले ही आपसे बोला था। तो देखिए, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समलंब, समलंब कैसे बनता है? यही तो होता है। नाम दे देते हैं डी सी ए बी ई और एफ, ठीक है। उसने बोला यदि छोटी भुजा और दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, छोटी भुजा और दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर, और एक आधार का कोण कितना दिया हुआ है? एक आधार का कोण 45 डिग्री दिया हुआ। उसने कहा कि इस समलंब का क्षेत्रफल बताएं, मतलब इसका 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 तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? वही समलंब का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, इस समलंब का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, ये इतने भाग का निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है हमको डी ई एफ सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो कैसे निकालें? ये लंबाई तो दी है और चौड़ाई मेरे पास नहीं है, तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगेगा, लंबाई गुणे। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे? चौड़ाई हम इस फिगर से निकाल सकते हैं, त्रिभुज डी ए ई। इसमें कैसे निकाल सकते हैं आप? इसमें पाइथागोरस लगा लें, साइन 45 लगा लें पहले। देखो साइन 45 क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है? लंब है डी और कर्ण कितना है? AD। और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। DE की वैल्यू हमको पता नहीं है और AD की वैल्यू 10 दी हुई है, तो अगर यहाँ से देखें तो DE की वैल्यू क्या निकल आएगी? 10/√2। अगर इसको लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × √2 अपॉन √2, और √2 से √2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 5√2। मतलब DE की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। ये भी कितनी हो जाएगी? 5√2। अब यहाँ से हम DEFC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई लगा करके इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल, तो हम इसमें क्या लगा दें? यहाँ पर देख लीजिए, शायद नीचे ना दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल बराबर CFB का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चाहे इसका निकाल लें चाहे इसका निकाल लें, तो इसका क्षेत्रफल, अच्छा देखिए DE, अच्छा एक चीज़, हाँ इसमें अब हमको AD पता है, DE पता है, लेकिन AE नहीं पता है। हम इस त्रिभुज में क्या लगा लें? पाइथागोरस लगा लें, और पाइथागोरस लगाने से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? AE फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज DAE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ AE कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे, और ये चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल दोबारा से इसका क्षेत्रफल, मतलब 2 बार जोड़ेंगे, और इस वाले का क्षेत्रफल ये लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल करके सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में सवाल ना आया हो तो वीडियो को फिर से देखें और समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो इसी के साथ फिर क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाए, और एक बार फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा बच्चों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और अपने फ्रेंड्स से भी वीडियो को शेयर करवाएं, ठीक है। आप लोगों के इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों का प्यार मेरे प्रति है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।